नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस वीडियो में हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा नाम से एक शक्ति पृथक्करण यानी शक्तियों का अलग अलग होना। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब ये तीनों अंग अलग अलग होकर अपने कर्तव्य का संपादन करें, यही शक्ति पृथक्करण है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में तब तक विशेष स्थान नहीं रहा जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का मुद्दा या विचार अति आवश्यक नहीं बन गया। मानव पिछले सैकड़ों वर्षों से ऐसी संस्थागत संरचना की खोज में रहा जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग के बचाव की 100% गारंटी हो सके और साथ ही स्वतंत्रता का संरक्षण भी हो सके। हम सभी जानते हैं कि तानाशाही व्यवस्थाओं में शक्ति केवल एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाती है और शक्तियों के पृथक्करण से शक्तियों के नियंत्रण की व्यवस्था का उदय होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। सरकार के कार्यों को साधारणतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: कानून बनाना, कानूनों को कार्यान्वित करना तथा न्याय करना। इन तीनों कार्यों के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं। कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है, कानूनों को कार्यान्वित करने का कार्य कार्यपालिका करती है और न्याय करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। यानी व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है तथा न्याय प्रदान करती है। मेडिसन ने लिखा है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वह एक व्यक्ति हो या अधिक, और चाहे वंशानुगत हो या स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, यह समस्या राजनीति शास्त्र में अत्यंत विवादग्रस्त रही है और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। हरमन फाइनर ने लिखा है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रथम बार पूर्ण रूप से में केवल मोंटेस्क्यू द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। फाइनर ने आगे लिखा है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू का अपना ही है, यद्यपि इसके कुछ संकेत जॉन लॉक की पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में भी उपलब्ध होते हैं। गेटेल के कथनानुसार इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि सरकार के तीनों प्रमुख कार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा संपादित होने चाहिए और ये तीनों विभागों कार्य क्षेत्र इस प्रकार सीमित होने चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च बने रहे। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों की क्रियान्विति करे और उसके अनुसार शासन चलाए तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। इस प्रकार इस सिद्धांत के सरल भाषा में इस प्रकार हम ले सकते हैं कि सरकार में 3 प्रकार की पृथक पृथक शक्तियाँ हैं और तीनों प्रकार की है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन शक्तियों का केंद्रण नहीं होना चाहिए, यानी तीनों शक्तियों का केंद्र अलग अलग होना चाहिए। सरकार की इन तीनों शक्तियों
कि संस्थाओं के कार्मिक भी पृथक पृथक व्यक्ति रहे, यानी तीन अंग एक दूसरे से अलग रहे। इनमें कार्यरत कर्मचारी भी तीनों अंगों के अलग अलग रहे। सरकार की हर शक्ति की हर संस्था व संस्था के कार्मिक केवल अपने ही अधिकार क्षेत्र में सीमित, स्वतंत्र और सर्वोच्च रहे, दूसरे अंगों के में वो दखलंदाजी नहीं करे। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता क्या है। जैसे पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, उन पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका द्वारा कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसे हैं जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता को दर्शाती है। जैसे हम पहला ले सकते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकारों की सुरक्षा के लिए, कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता है। यदि कानून बनाने वाली और कानून लागू करने वाले और उन कानूनों के आधार पर न्यायिक निर्णय करने वाले एक ही आदमी हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। शक्ति की निरंकुशता एवं उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता है। शासन कार्य को सुगम एवं सुविधाजनक बनाने के लिए भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता है। शासन में विशिष्टता एवं कुशलता लाने के लिए शक्ति पृथक्करण से ही शासन के विभिन्न अंगों का उत्तरदायित्व निश्चित होता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहती है, जो कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता है। इस सिद्धांत का विकास कैसे हो? इस सिद्धांत की स्पष्ट अधिकृत व्याख्या 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने की है, किंतु मॉन्टेस्क्यू से पूर्व भी इस सिद्धांत के बारे में अस्पष्ट रूप से दार्शनिकों ने यदाकदा विचार किया है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने शासन के 3 कार्य बतलाए थे: विमर्शात्मक, प्रशासकीय तथा न्यायिक। रोम में भी शासन की 3 शाखाएं थी: सीनेट, काउंसिल और ट्रिब्यूनल। रोमन दार्शनिक सिसरो और पोलिबियस ने भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान बोंदा ने इस बात पर जोर दिया कि शासन के कार्यकारी एवं न्यायकारी अंग पूर्णतः पृथक होने चाहिए। जॉन लोक ने भी कहा था कि शासन के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंगों को एक दूसरे से पृथक रखना चाहिए, अन्यथा भ्रष्टाचार फैलने की संभावना रहती है। अब एक विचारक ले मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। मॉन्टेस्क्यू के समय राजाओं का निरंकुश और स्वेच्छाचारी राज्य था और व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रबल समर्थक था। सन 1726 ईस्वी में उसने इंग्लैंड की यात्रा की और वहाँ की प्रचलित स्वतंत्रता की भावनाओं से बहुत प्रभावित हुए। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के बाह्य ढांचे के अध्ययन से उसने स्वतंत्रता के रहस्य का पता लगाया। उसने देखा कि इंग्लैंड में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य पृथक पृथक विभागों द्वारा संपादित होते हैं, जबकि फ्रांस में ये सभी एक ही निरंकुश सम्राट के अधीन है। शक्तियों के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप ही फ्रांस में जनता की स्वतंत्रता खतरे में है और शक्तियों के पृथक्करण के कारण ही इंग्लैंड में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हुई है। इससे मॉन्टेस्क्यू इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए शासन की समस्त शक्तियां
एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों में विभाजित हो जानी चाहिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मोंटेस्क्यू ने लिखा है, यदि कानून बनाने और उस पर अमल करवाने की शक्तियाँ किसी एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में एकत्रित हो तो स्वतंत्रता असंभव है। इनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मोंटेस्क्यू ने कुछ बातें बताई हैं, जैसे विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों के सम्मिलन से व्यक्ति मनमाने ढंग से कानूनों का निर्माण तथा प्रयोग करेगा। विधायिका और न्यायांग की शक्तियों के सम्मेलन से व्यक्ति मनमाने ढंग से कानूनों का निर्माण तथा मनमाने ढंग से उनकी व्याख्या करेगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के सम्मिलन से भी स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी। तीनों शक्तियों के सम्मिलन से भी नागरिक स्वाधीनता का लोप हो जाएगा तथा शासन निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो जाएगा। अब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर ब्लैकस्टोन के विचार। इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यायशास्त्री ब्लैकस्टोन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक इंग्लैंड के कानूनों की टीकाएँ 1765 में लिखी थी। उसमें कहा कि जहाँ कई कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होगा, वहाँ किसी प्रकार की सार्वजनिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि शासक अत्याचारपूर्ण कानून बना सकता है और उन्हें अत्याचारपूर्ण ढंग से लागू कर सकता है। इस प्रकार यदि न्याय विभाग को विधायनीय प्रशासकीय अंग से मिला दिया जाए तो अत्याचारी एवं निरंकुश शासन स्थापित हो जाएगा। धन्यवाद। ये था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, जिसका प्रमुख प्रतिपादक था मोंटेस्क्यू और इसके कुछ विचार ब्लैकस्टोन के ग्रंथ में भी मिलते हैं।